Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice, and in this video we are going to continuing with the introduction to corporate finance, that is our first chapter. इसके 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने इन माई प्रीवियस वीडियो. एज यू कैन सी हियर, जो पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है. सेकेंड पार्ट में इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है. थर्ड पार्ट में हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट्स है. एक तो फिक्स कैपिटल है, वो हमने डिस्कस कर लिया है. एज यू कैन सी हियर, कैपिटल रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट्स है. एक तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. तो हमने जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लास्ट वीडियो में कर लिया है. So I request those who have not seen that videos, please go and watch those videos first, which is very important. And today we are going to start with the working capital, जहाँ पे आपको हम लोग पहले देखते हैं वर्किंग कैपिटल होता क्या है. सी, वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब ये होता है डे टू डे एक्सपेंसेस. हमने फिक्स एसेट्स का देखा था. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ पे था, जहाँ पे कंपनी को मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें परचेज़ करना था. वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे कंपनी को डे टू डे एक्सपेंसेस उसके करने होते हैं. जो कंपनी का डेली एक्सपेंसेस, डेली ऑपरेशंस होता है ट्रेडिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. चलो अभी यहाँ पे आपकी जो बुक में है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपकी बुक से ही लेकर लिखा है. तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इन योर नोटबुक. तो ये जो ईजी वर्ड्स है, कुछ मैंने ईजी करके आपके लिए बनाया है, so that you can easily remember the things. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस कैलकुलेटेड एज द करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज. तो वर्किंग कैपिटल आता कहाँ से, अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो भी करंट एसेट्स होगा कंपनी का, उसमें से अगर हम लोग करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल. अभी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ होता क्या है. करंट एसेट्स मतलब कंपनी के पास में अभी कितना एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश कितना है कंपनी के पास, स्टॉक कितना है, कितना पैसा कंपनी को आने वाला है उसके डेटर्स से. तो ये जितनी भी चीज़ें इसको मिला के अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटी क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस, कि हमको कितना अमाउंट अभी पे करना है किसी को. हमने एसेट्स परचेज़ किया, अभी उसके ऊपर भी हमको उस एसेट्स का पूरा अमाउंट हमने पे नहीं किया, हमको पे करना बाकी है. हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसका पैसा पे करना हमको बाकी है, तो उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़. तो जितना हमारे पास एसेट्स है, करंट एसेट्स, उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमको मिलता है वर्किंग कैपिटल. सिंपल है बहुत. आगे देखते हैं. वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़. यहाँ पे एक पॉइंट रह गया हमारा, ये देख लेते हैं. डे टू डे एक्सपेंसेस यानी डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशन, जो भी हमारा एक्टिविटी हो रहा है बिजनेस में, उस एक्टिविटी के लिए उस जो भी पैसा हमको रिक्वायर्ड होता है, मतलब डेली बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज़ अ कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़. सिंपल, बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी, वो डेली बेसिस पे, वो सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए हमको पैसे का रिक्वायरमेंट है. और जो पैसा हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने में लगा रहे हैं, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. आगे देखते हैं. आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना. हम लोग आगे का सोच करके कितना पैसा लग सकता है, कितना पैसा लगने वाला है हमको बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना. आफ्टर एस्टिमेटिंग fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. तो बिज़नेस के फंक्शंस को, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट लगने वाला है, वो हमको देखना पड़ेगा. वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट फर्स्ट. ओके, इसके लिए हमको पहले से ही एस्टिमेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमको फ्यूचर में आगे जाकर कितना पैसा लगने वाला है बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, जो डेली बेसिस पे होती है. आगे, अब बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक. रॉ मटेरियल का मतलब हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, कच्चा माल होता है, मतलब जो जिसके पर हम लोग प्रोसेस करके उसको बनाकर फिनिश गुड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो जितना भी हमको रॉ मटेरियल चाहिए, वो स्टॉक में रखने के लिए भी हमको क्या चाहिए,
फंड का रिक्वायरमेंट है। बिना पैसे के तो कुछ भी रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। तो रॉ मटेरियल को स्टॉक में रखने के लिए, एक्स्ट्रा सामान अपने पास रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मनी का रिक्वायरमेंट है, फंड का रिक्वायरमेंट है। उस फंड को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आगे, अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो पैसा, वो कैपिटल की हमको ज़रूरत क्यों होती है, सो दैट हम हमारे कंपनी में सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रख सके। फिनिश गुड्स का स्टॉक, सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब ये होता है, यहाँ तो हमने देखा था रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। अभी ये रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करके इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स मतलब रेडी प्रोडक्ट, जो रेडी होके बन जाता है, जिसको हमको बेचना होता है, वो प्रोडक्ट का स्टॉक रखने के लिए भी हमको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। जो गुड्स है हम लोग बेचते हैं, कैश बेसिस पे बेचते हैं या फिर हम क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं। कैश में मतलब यहाँ पे गुड्स दिया और पैसा लिया, जो हम लोग नॉर्मली जनरली हम जो जाकर करते हैं एक शॉप पे, कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो हम उस प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू होता है, प्राइस होता है, वो हम लोग पे करते हैं और गुड्स को हम लोग ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधारी पे लेना। अभी हम लोग अगर कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग कोई आईफोन परचेज़ कर रहे हैं, आईफोन 10, आईफोन 11 परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर है। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सबके पास इतना पैसा हो ज़्यादा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लोन करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो है वो पे कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्रेडिट बेसिस, उधारी वाला। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। अगर हम लोग उधारी पे बेच रहे, जैसे एग्जांपल आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आप जो भी गुड्स बेच रहे हो, आपके कस्टमर आपके पास आया, उसने आपसे गुड्स परचेज़ किया, लेकिन उसने बोला कि पैसा मैं आपको अभी नहीं दूंगा, पैसा मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स दूंगा, 2 महीने के बाद में दूंगा। तो गुड्स तो आपके पास से गया, लेकिन पैसा आया क्या, नहीं आया। तो अगर ये कंडीशन अगर ऐसे होता है तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने गुड्स तो बेच दिया लेकिन आपको पैसा मिला ही नहीं, मतलब आपके हाथ में पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, आपके कस्टमर ने बोला मैं आफ्टर 2 मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू द अमाउंट, जो भी पैसा है आपको 2 महीने के बाद में मिलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होने वाला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, आपको जो रेंट पे करना है, वो भी आपको 2 महीने का जो है कंसेशन देगा, नहीं, उसको तो उसका पैसा चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा पैसे का। तो उसको ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसके लिए हमको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब पहले देख लेते हैं क्या होता है। ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस, खर्चा। ओवरहेड्स मतलब होता है खर्चा। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। मतलब हमको फ़ंड कब तक अरेंज करके रखना पड़ेगा, जब तक कि जो जिसने हमसे गुड्स लेकर गया था वो जब तक कि हमको पैसा नहीं दे सकता है, उतने टाइम तक के तो उसके देने तक के तो हमको पैसे का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स, मतलब हमको हमारे जो डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं उसका अमाउंट को, उस खर्चे को पे करने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। लास्ट पॉइंट देखते हैं। सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये हो जाता है ऐसा एक्सपेंस जो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया, जो हमने सोचा नहीं है। से एग्जांपल, हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट बनने के बाद में वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना है, उसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट्स है जो हम लोग मार्केट में उसको बेच नहीं सकते। अगर वो प्रोडक्ट को हम बेच देंगे तो हमारा रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए वो प्रोडक्ट को हम बेच नहीं सकते। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है बिज़नेस में। से एग्जांपल, कभी फ्लड आ गया या फिर राइड्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कब हो जाएगी हमको पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हमको कैश जो है वो इनफ अमाउंट ऑफ कैश हमारे पास रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा कुछ हमारे पास रखना पड़ेगा, सो दैट कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम इसको हैंडल कर सकें, इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकें। तो ये था आपका मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ अभी इसके अंदर जो मेन आंसर है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था
फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कि 2 फैक्टर्स हमने खुद से बनाया था। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। बस ये 2 ही चीज़ हमको देखते हुए पूरा आंसर देखना है। तो बहुत इजी है, मतलब 2 ही आंसर चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम ये पूरा आंसर जो है याद कर सकते हैं ईजिली, और लिख भी सकते हैं। मतलब बिना रट्टाफाई करे हम लोग आराम से खाली ये 2 कंडीशंस को देख के वी कैन राइट द आंसर। तो ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं अभी मेन चीज़ ये है आपका फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके पॉइंट्स है टोटल 10 पॉइंट्स है आपको, जिसमें पहला जो है नेचर ऑफ बिजनेस, फिर है आपको साइज़ ऑफ बिजनेस। मैंने ऑलमोस्ट क्या किया है, जो सिमिलर पॉइंट्स है वो मैंने आपको लिख के रखा हुआ है। तो ये दोनों सिमिलर, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज़ ऑफ बिजनेस। थर्ड दिया हुआ है बिजनेस साइकिल, फोर्थ दिया है प्रोडक्शन साइकिल। तो ये दोनों भी देखो सेम है, साइकिल, ये दोनों बिजनेस। ये देखते हैं आगे वॉल्यूम ऑफ सेल्स। दूसरा दिया टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब ये जो पॉइंट नंबर 6 जो है हमारा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, इसको आप कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स भी लिख सकते हो। दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, खाली वर्ड्स अलग है। पॉइंट नंबर 7 क्रेडिट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 8 एक्सटर्नल फैक्टर्स। पॉइंट नंबर 9 मैनेजमेंट एबिलिटी। पॉइंट नंबर 10 ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो ये टोटल आपके 10 पॉइंट्स है। 1 बाय 1 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में 2 चीज़ हो सकती है। मैंने बोला आपको 2 सिचुएशन हमको क्रिएट करना है, जहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला जो है वह है लग्जीरियस। अभी नेचर ऑफ बिजनेस में कंपनी लग्जीरियस प्रोडक्ट बनाएगी या फिर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं वो बनाएगी। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ लग्जीरियस प्रोडक्ट। सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन। तो अगर लग्जीरियस प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो आप खुद सोचो अभी कि अगर आप लोग कोई बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट बना रहे हो, से एग्जांपल जो मर्सिडीज़ कार होती है, जो BMW कार होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती है। वो बहुत एक टाइम में कोई भी इंसान उसका अमाउंट फुल्ली पेड नहीं कर सकता है। तो आपको वहाँ पे बैंक लोन ये सारी चीज़ें का फैसिलिटी का जो है एडवांटेज लेना पड़ेगा। सो अगर आप लोग कोई भी कंपनी अभी कंपनी के लिए सोचता है, अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है और उसका पैसा उसको इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है, जो कॉस्टली गुड होगा एक साथ में उसको कंपनी को पैसा तो मिलेगा नहीं। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी के पास पैसा जल्दी आएगा नहीं उसके कस्टमर से, बट कंपनी का तो जो एक्सपेंसेस है वो तो चलता ही रहेगा। उसके एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, उसको सैलरी देना है, रेंट पे करना है, फिर रॉ मटेरियल परचेज करके नया प्रोडक्ट भी बनाना है। तो एक्टिविटीज़ तो बिज़नेस का चलता रहेगा, लेकिन ये पैसा तो कंपनी को आया नहीं कार का अब तक के। तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा होगा, हाई होगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पे कंज्यूम होता है, यूज़ होता है। तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। क्यों ऐसा, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल प्रोडक्ट, कोई छोटी चीज़, जैसे अभी हम लोग कॉलगेट की बात कर लेते हैं, कॉलगेट, या फिर हम लोग जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम शॉप पे जाते हैं अगर, तो अभी अगर कॉलगेट परचेज़ करना है तो उसका कॉस्ट होता है अराउंड 80, 90, 100 रुपीज़ कुछ। तो अगर अभी इसके ऊपर थोड़ी ना आप लोग ऐसा बोलोगे कि हमें बाद में पैसा हम आपको देंगे, नहीं, 100 रुपीज़ छोटा अमाउंट है। तो कंपनी को यहाँ पे कैसा है कि पैसा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। तो इस वजह से कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम होता है। अब नीचे आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये आपका बुक के अंदर जो दिया है वो एक हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद में जो है आप खुद से पढ़ोगे, तो इसके हेल्प से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वुड need relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash inflow in the business to take care of liabilities। मतलब अगर डेली कंजम्पशन का
प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो वहाँ पे जो उसका इनफ्लो है मनी का, मतलब इनफ्लो मतलब पैसा आना बिजनेस में, वो रेगुलर बेसिस पे चालू रहेगा, मिलता रहेगा। तो इस वजह से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वुड बी वेरी लेस। उसको जो रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे यू कैन सी लेस वर्किंग कैपिटल। कौन से प्रोडक्ट के लिए? मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट? एसेंशियल प्रोडक्ट, डेली कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट के लिए लेस वर्किंग कैपिटल। देखो हमने भी सेम चीज़ ही लिखा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट, अगर बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। यू कैन सी हियर इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एज अ सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रिक्वेंट। ज़्यादा बिकता भी नहीं है फ्रिक्वेंटली, और जो बिक जाता है उसको जल्दी पैसा मिलता भी नहीं है। तो इसके लिए दो कंडीशंस है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो हमने एक बेसिक सा आपके लिए बनाया है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। साइज़ ऑफ बिजनेस, साइज़ बात करेंगे तो लास्ट जो वीडियो था हमारा फिक्स कैपिटल, उसमें भी सेम चीज़ ही था। साइज़ ऑफ बिजनेस की बात करेंगे तो दो चीज़ होगी, तो लार्ज स्केल बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा, या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, छोटा बिजनेस होगा। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, तो हाई प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ज़्यादा मशीन्स लगेगी, ज़्यादा फर्नीचर लगेगा, ज़्यादा कंप्यूटर लगेगा। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। छोटा बिजनेस है तो कम प्रोडक्शन होगा, कम एम्प्लॉयज़ होंगे, कम एक्सपेंसेस होंगे, कम ओवरहेड्स होंगे, तो वहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा होगा? लेस होगा। तो यहाँ पे हाई, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो, या फिर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो। नीचे आपका जो बुक का है वही दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अभी वॉल्यूम ऑफ सेल्स में भी दो कंडीशंस हम लोग देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, मतलब आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल डिक्रीज़, या फिर डिक्रीज़ होता रहेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, अगर मतलब आपका सेल ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा गुड्स आपका परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, सेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना ज़्यादा सेल्स आपका इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है लोगों की वो बढ़ती जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चर मोर प्रोडक्ट देन यू हैव टू परचेज मोर रॉ मटेरियल, देन यू हैव टू हायर दी एम्प्लॉयज़, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको हायर करना पड़ेगा। तो सारे एक्सपेंसेस जो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है सेल्स का, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा होगा? यूज होगा, हाई होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ सेल्स डिक्रीज़। अगर आपका सेल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है, तब ज़्यादा सेल हो ही नहीं रहा है अगर आपका, तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, जब ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा, मतलब रॉ मटेरियल नहीं मंगाना पड़ेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा होगा? लेस होगा। तो आपके पास देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ये आंसर को फ्रेम करके खुद से लिखो, या फिर जो बुक का आंसर दिया हुआ है उस तरीके से लिखो। दोनों ही करेक्ट है, दोनों भी गलत नहीं है। प्रोडक्शन साइकिल, नाउ पॉइंट नंबर 3 है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। अभी प्रोडक्शन साइकिल मतलब होता है द पीरियड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है उसको हम लोग कितने टाइम में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स, मतलब एक गुड्स रेडी करते हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा टाइम लोगे, आप बिज़नेस कर रहे हो अगर, और आपने ज़्यादा टाइम लिया उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में इनटू अ फिनिश गुड्स, ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लिया, देन जितना टाइम तक के आपका उस पर प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन आपका जो एक्सपेंसेस है वो तो वहीं रहेगा, वो तो आपको पे करना ही होगा। तो ये केस में क्या होगा? अगर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्योंकि आप प्रोडक्ट को आराम से बनाओगे, फिर वो बहुत टाइम के बाद में मार्केट में जाएगा, बिकेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा। इसके लिए आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे हाई होगा। लेकिन अगर शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल है, अगर कम पीरियड में आप फटाफट गुड्स को बना रहे हो, बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, फिर गुड्स को बना रहे हो, बेच दे रहे हो और पैसा आ जा रहा है, तो आपके हाथ में पैसा है। तो यहाँ अगर आपके पास पैसा ऑलरेडी है तो आपका रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। बिजनेस साइकिल क्या होता है? दो सिचुएशन होती है इसके अंदर।
या तो बिज़नेस का बूम पीरियड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं बूम पीरियड, जहाँ पे लोगों के पास पैसा होता है। हमारा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास पैसा होता है तो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होटल्स में जाते हैं खाने के लिए, हम लोग नया नया फ़ोन परचेज़ करते हैं, हम लोग नया नया कपड़े परचेज़ करते हैं। पैसा होगा तो मतलब उसको बोलते हैं बूम पीरियड, मतलब आप परचेज़ कर रहे हो, मतलब कोई बेच रहा है तो उसका रिक्वायरमेंट जो है पैसे का वो फुलफ़िल हो रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो केस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बूम पीरियड मतलब लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, जब लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका सेल्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, बूम पीरियड चल रहा है, ज़्यादा परचेज़ हो रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है, अगर बूम पीरियड है तो लोग का वॉल्यूम जो परचेज़ करने का पावर है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब आपका एज अ बिजनेसमैन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होगा। इसके लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा होगा, ह्यूज, हाई। रेसेशन पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, कैश नहीं होता है, गरीबी आती रहती है, बैंक करप्सी होती है, जॉब्स नहीं होता है लोगों के पास। तो जब ये सारी चीज़ें होगी, आपके पास जॉब नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो केस में आपका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, आप कुछ परचेज ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में पैसा ही नहीं है, मनी नहीं है आपके पास, तो आप परचेज़ कैसा करोगे। तो अगर आप कुछ परचेज़ ही नहीं करोगे तो बिज़नेस जो है उनका कुछ प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, जब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो बिज़नेस में पैसा आएगा नहीं, जब पैसा नहीं आएगा तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, तो रिसेशन पीरियड में क्या होता है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका सेल्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको प्रोडक्ट बनाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बूम पीरियड था, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना पड़ रहा था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई था। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपका सेल्स हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे दो तरीके से भी सोच सकते हैं, आई नो कि यहाँ पे अगर सर सेल्स जो है वो नहीं हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी को फिर भी तो सारी चीज़ें पे करना होता है, तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होना चाहिए, राइट। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे दो सिचुएशन देख के हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तो बूम पीरियड मतलब सेल्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, रिसेशन पीरियड में सेल्स कम होगा मतलब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा, रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखने नहीं पड़ेंगे, मशीनरी का ज़्यादा काम नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका कम आएगा। तो वो वे में आपको सोचना है। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, मैंने आपको इसको बताया था, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स को आप लोग कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स भी लिख सकते हो। अभी देखते हैं टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो, अगर कोई भी बिज़नेस, जैसे आप अभी कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई बिज़नेस चला रहे हो, अब ये बिज़नेस में आप जो भी रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, मतलब कच्चा माल जो भी आप अपने सप्लायर से परचेज़ कर रहे हो, वो सप्लायर अगर बहुत अच्छा है तो आपको बोलता है कि ओके सर, आप एक काम करो, जितना भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए आप लेकर जाओ, आराम से उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करो इनटू अ फिनिश गुड्स, उसको बना के आप बेचो। बेचने के बाद में आपके पास जो भी पैसा आता है, जो भी आपको अर्निंग होता है, उसके बाद में आप क्या करो, मुझको मेरा पैसा दे दो। तो यहाँ पे ये केस में क्या हो गया, आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई। तो अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, देखो, इफ़ द फर्म इज़ गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम देयर सप्लायर, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी वेरी लेस। आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, इसकी वजह से लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा है फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पे इसको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ओके, क्रेडिट का जो स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पे ए नहीं होगा। ओके, तो फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, अगर उसको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, उसको फ़ौरन जो है पैसा देना है। उसके सप्लायर ने बोला नहीं, आप जो भी माल परचेज़ कर रहे हो मुझसे, मेरे को अभी का भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा मनी का, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, तो इसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगा, हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमको चाहिए होगा। आगे देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल। ओके, यहाँ पे भी दो है, एक तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, दूसरा साउंड क्रेडिट पॉलिसी है। अभी यहाँ ये जो ज़्यादा ट्रिकी है, इसको हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है वैसे, एक बार रीड कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहला दिया हुआ है
क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, आपका सेल जो है वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है। दूसरा है द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, कंडीशन क्या है सेल्स करने का। द कलेक्शन पॉलिसी एसेट्रा, इफ़ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, अगर क्रेडिट पॉलिसी जो है अच्छा है, इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, it creates a problem of collection of funds. It can increase possibility of bad debts. Therefore, a firm requires more working capital. The firm making cash sales require less working capital. Okay. साउंड क्रेडिट पॉलिसी मतलब ऐसा पॉलिसी है जहाँ पे आपके पास इजीली पैसा आ जा रहा है। जो भी आपने प्रोडक्ट को बेचा, वो प्रोडक्ट बेचने के बाद में आपका पैसा जो है वो इजीली आप तक के आ जा रहा है। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला, जहाँ पे आपको डाउट है कि आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा, आपका पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा लेके लोग भाग भी सकते हैं। पैसा कोई लेके भाग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब आपका पैसा का कोई रिटर्न नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। सी है वो डेटर जो पैसा आपको देगा ही नहीं, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ मतलब बिजनेस का आगे बढ़ना, एक्सपांशन मतलब बिजनेस को एक्सपांड करना। जैसे एग्जांपल, एक ब्रांच आपका ऑलरेडी है, नाउ इफ़ यू वांट टू परचेज अनदर ब्रांच, मुंबई में एक ब्रांच है, दिल्ली में एक ब्रांच ओपन करना है, तो उसके लिए आपका जो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। तो ये केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका रिक्वायरमेंट जो है, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो दो सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे। ग्रोइंग कंपनी मतलब कंपनी आगे बढ़ रही, नॉन ग्रोइंग कंपनी जो कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है। कंपनी आगे बढ़ रही है तो आपको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ बढ़ाना पड़ेंगे, आपको मशीनरी परचेज़ करना पड़ेगा, रेंट जो है दैट यू हैव टू पे। तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो वहाँ पे द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी वेरी हाई। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन ग्रोइंग कंपनी जो आगे नहीं बढ़ रही है, उसका सेल्स भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे यू कैन से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लेस। तो ये दो कंडीशन है, बहुत ही सिंपल सी। आगे देखते हैं मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी मीन्स व्हाट, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा है, इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ गुड, देन यहाँ पे भी दो कंडीशन हम देख सकते हैं, दो एबिलिटी है मैनेजमेंट की। नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड distribution. Now when you talk about company, so there are so many departments in one organization, say sales department, purchase department, and advertising department, admin department, ऐसे करके there are so many departments. So first you have to understand, first you should manage those departments. अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, दो चीज़ ही होगा, तो आप सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हो या फिर आप सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो। तो अगर आपके सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, अगर यहाँ पे देखते हैं पहला कंडीशन, नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आप जो है एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, शर्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे शर्ट बनाने के लिए यू नीड कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए हमको, परचेज डिपार्टमेंट। और उसको बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए शर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को पता है कि इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चर 1000 शर्ट, तो हाउ मच क्लॉथ यू रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल कितना आपको चाहिए होगा। अभी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो चीज़ सेल्स डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो चीज़ परचेज डिपार्टमेंट जो है, परचेज डिपार्टमेंट उसको बताया कि हमको कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो उतना ही मंगाएगा, तो आपका वेस्टेजेस कम हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि कितना रिक्वायरमेंट है उनको, अगर 1000 शर्ट बनाना है तो कितना रिक्वायरमेंट होगा क्लोथ का, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ज़्यादा मंगा लेगा। जैसे एग्जांपल 1000 शर्ट को बनाने के लिए हमको 1000 मीटर जो है शर्ट चाहिए, तो ये केस में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर परचेज डिपार्टमेंट को बता दिया कि 1000 चाहिए तो वो उतना ही मंगाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने नहीं बताया परचेज को, तो वो 2000 मीटर क्लोथ मंगा लेगा, तो 1000 में तो काम हो जाएगा, फिर हमारा 1000 बच जाएगा।
तो वो केस में एक्स्ट्रा हमको हमारा लॉस हो रहा है 1000 का, तो इसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा वेस्टेजेस बढ़ जाएगा। अगर वेस्टेजेस बढ़ जाएगा तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी वेरी लेस। आगे देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे देखते हैं दो सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे भी। FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक नॉट प्रोवाइडिंग फंड एज एंड व्हेन नीड, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसा चाहिए तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक अगर उसको ऑन टाइम मनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो केस में क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगा। मतलब पैसा चाहिए आपको लेकिन मिल नहीं रहा है तो वो केस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड एज एंड व्हेन नीड, मतलब जब भी आपको पैसा चाहिए ईजिली आपको मिल जा रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, देन यू कैन से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लेस। तो ये था आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये आपका सारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी चीज़ है जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार यहाँ पे देख लो। ये जो चीज़ हमने बनाया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको बिजनेस का नेचर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख कैसे सकते हो, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आ सर्विस सेक्टर कंपनी लाइक बस ट्रांसपोर्ट हो गया, ये जो सारे लोग हैं इनको डेली बेसिस पे पैसा मिलता है। ओके, बिग बाज़ार हो गया, बिग बाज़ार में भी आप जैसे ही प्रोडक्ट परचेस करते हो आप कैश पे कर देते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का लेस हो जाएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लग्जरियस प्रोडक्ट सो यू कैन से द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी वेरी ह्यूज। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लार्जली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। इफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग लग्जरियस प्रोडक्ट then the requirement of working capital will be very high, and if the company is manufacturing essential products of daily consumption then the requirement of working capital will be very less। ऐसे ही करके आप सारे आंसर्स को खुद से फ्रेम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सारे पॉइंट्स है 10 ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले हम लोग ने कंप्लीट किया था अबाउट फिक्स कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो दो आंसर्स है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये दोनों ही हमारे हो चुके हैं। तो आप दोनों का नोट्स बना लो। अभी एक लास्ट छोटा सा आंसर बचा हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन ओवर फर्स्ट लेक्चर, जो SRDP LLB जो मैंने आपको बताया वही हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर। सो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।